हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास में बहुत लोग को दिक्कत होती है समझने में, पढ़ने में, याद नहीं कर पाते हैं। आपको दोस्तों बता दें, इतिहास में 3 चीज़ें हैं। अगर आप 3 चीज़ें समझ जाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको इतिहास अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला दोस्तों इतिहास में क्या होता है, तिथि होती है। अगर मान लीजिए कोई भी आप घटना याद कर रहे हैं तो किस तिथि को घटना घटित हुई थी, हमें ये जानना जरूरी होता है। तो पहला क्या हो जाता है, तिथि होता है। दूसरा नाम मतलब ये है कि वो जो घटना घटी थी, जिस तिथि को घटी थी, वो किसके बीच में घटी थी। बीच का मतलब ये हो गया उनका नाम क्या था जिनके मध्य ये घटना घटी थी। जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हुआ था तो वो युद्ध कब हुआ था, इन्हीं तिथि हो गया। किसके बीच हुआ था, इन्हीं नाम हो गया। और तीसरा पॉइंट आता है कहाँ हुआ था। कहाँ का मतलब जगह का नाम हो जाएगा, इन्हीं स्थान कौन सा हो जाएगा। किस स्थान पे वो घटना घटी थी, किस स्थान पे वो लड़ाई हुई थी और किस स्थान पे जो है वो आंदोलन हुआ था। इस टाइप के सवाल यहाँ बनते हैं। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप 3 चीज़ें इस्तेमाल करके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं और लंबे टाइम तक से याद भी कर सकते हैं। इतिहास समझने का दोस्तों यही तरीका है। बहुत लोग बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं जो तरीका बताऊंगा, जिस प्रकार से समझाऊंगा, वो काफ़ी अलग होगा। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं इतिहास में, तिथि और नाम और जगह का नाम, यानी स्थान। ये 3 चीज़ लेकर चलेंगे हम लोग। इसमें से एक टॉपिक जो है, अगर एक पॉइंट आपका मिल जाए तब भी आप इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ से कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, चानुहोदड़ में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से सवाल पूछा गया है, तो उसमें सबसे पहला यहाँ पे देखिए एक स्थान है और जिसका नाम है चानुहोदड़। तो चानुहोदड़ क्या है, एक स्थान का नाम हो गया, ठीक है। जगह का नाम हमें मिल गया। अगर मैंने बताया था आपको कि अगर हमें एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है, चाहे वो जगह मिल जाए, चाहे वो तिथि मिल जाए, चाहे वो जो है जो जिसके बीच में घटना घटी थी, अगर उनका नाम मिल जाए तब भी हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया है यहाँ पे, जगह का नाम चानुहोदड़। इस चानुहोदड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था, यही हमें समझना है। ये सवाल जो है 2022 में 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है चानुहोदड़, ठीक है। और यहाँ पे मनके बनाए जाते थे। मनके का मतलब मटका बनाते हैं, जो कुम्हार बनाते हैं मटका, वही कुम्हार मनका यहाँ पे बताया गया है। वो मनका सिंधु घाटी सभ्यता में किस पदार्थ के बनाए जाते थे, इसी सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लिख सकते हैं, मनके बनाने के लिए कॉर्नलियन, जिसे सुंदर लाल रंग कहा जाता है, सिलखड़ी या तांबा या कांसा या पक्की मिट्टी का बनाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। पहला, जो मनके बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, चाहे कॉर्नलियन का प्रयोग किया जाता था जिसे सुंदर लाल रंग का कहते हैं, सिलखड़ी का प्रयोग, तांबा, कांसा या तो पक्की जो है मिट्टी जो होती है उसका प्रयोग करके मनके बनाए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है प्रश्न में, सवाल यहाँ पे ये है कि हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल मिला था वो था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे स्थल हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है लिपि। लिपि का मतलब जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में कही जा रही है। अब देखिए इसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हड़प्पा निवासियों को लिखने की कला का ज्ञान था। तो पहला ही पॉइंट बहुत ही कमाल का लाइन मैंने लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग किताबों से छांट के मैंने यहाँ पे आंसर को बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है ताकि आप इसे समझ सको। हड़प्पा के जो निवासी थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों को लिखने की कला का ज्ञान था, उनको लिखना आता था। जब वो लिखते थे, जैसे मान लो इस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से वो लोग लिखते, ठीक है।
यहाँ पे जो लिखते थे, यहाँ पे लिखित सामग्री तो मिली है, लेकिन ये जो लिखे हैं इसका जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये लिखित वर्णन मिला है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। वही चीज़ यहाँ पे आगे लिखा है। यहाँ पे लिखा है हड़प्पा निवासियों में लिखने की कला का ज्ञान था, उनको लिखने का ज्ञान था और जो भी वो लिखते थे वो भाव चित्रक होती थी, यानी जो लिखते थे उसमें कुछ भाव निकल कर आता था, कुछ न कुछ जो चित्र बनाते थे उस चित्र में कुछ न कुछ भाव निकलता था, कुछ न कुछ संदेश निकलता था, वो चित्र क्या बताना चाह रहा है, तो भाव चित्रक थी। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी प्रत्येक चिन्ह एक शब्द की पहचान है। जो प्रत्येक शब्द लिखे जाते थे उसकी एक शब्द की अपनी अपनी पहचान होती थी, कहीं न कहीं वो जो लिखा जाता था वो अपने आप में एक पहचान होता था। ठीक है, आगे लिखा है लेकिन अभी तक इसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह लिपि प्रथम लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और द्वितीय लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मैंने समझाने के लिए डायग्राम का प्रयोग किया है यहाँ पे, जैसे समझ सकते हैं। प्रथम लाइन जो लिखी जाती थी वो बाएं से, ये बायां है ये दायां है, तो प्रथम जो लाइन लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जो दूसरी लाइन थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये आपका बायां है और ये आपका दायां है, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो जो पहली लाइन लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जो दूसरी लाइन लिखी जाती थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यही इस सेंटेंस में कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। लोथलपुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? मैंने आपको बताया था इतिहास को समझने के लिए आपको 2-3 शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला देखिए, हमें लोथल मिल गया, यानी हमें स्थान का नाम मिल गया। ठीक है, स्थान का नाम मिल गया। अगला पॉइंट पूछा है कि किस वर्ष हुआ था, हमें क्या मिल गया, तिथि मिल गया, तिथि पूछा है। और पूछा है किसने की थी, यानी नाम भी मिल गया। ठीक है, तो इतिहास में 3 चीज़ें हैं, बस यही 3 चीज़ समझना है। स्थान का नाम क्या हो जाएगा, लोथल। इस लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, यानी तिथि का क्या हो जाएगा, 1955 में। तो 1955 में एक आपने बात सुना होगा, दिल बचपन का उम्र 55 का। तो दिल बचपन का उम्र 55 का किसका था, एस.आर. राव का था और ये जगह का नाम क्या था, लोथल था। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो लोथल कहाँ पे है, मतलब लोथल की खोज किसने की थी, एस.आर. राव ने की थी। कब की थी, 1955 में की थी। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अलग अलग सेटों में हर साल पूछा जाता है किसी न किसी प्रकार से। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या आपसे पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, अलग अलग सेटों में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें। मैं तैयार करवा दूंगा अगर आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का नाम मिल गया, जगह का नाम मिल गया। ठीक है, उसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी सभ्यता का दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे एक मूवी बनी हुई है ऋतिक रोशन का, आपने इसे अगर नहीं देखा वो देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के स्थल के बारे में बताया गया है, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, वहाँ की नगरीय जीवन कैसी होती थी, कैसी दिनचर्या होती थी, कैसे लोगों को व्यापार होता था, सब कुछ उसमें अच्छे से बताया गया है, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे, चाहे हड़प्पा के बारे में पूछे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछे, तीनों का आंसर एक ही होगा कि तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता ये पहला स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और दूसरा जो प्रमुख स्थल था वो था मोहनजोदड़ो, और इसीलिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता,
है। इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम बनाने से फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले फ़ायदा जान लीजिए, क्योंकि बिना फ़ायदा का कोई पढ़ेगा नहीं, बिना फ़ायदे के कोई कुछ करेगा नहीं। तो फ़ायदा जान लीजिए। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहला फ़ायदा ये होगा दोस्तों, ये लिखने में आपको आसानी होगी और देखने में अच्छा लगेगा और आपको जो है इसमें पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है, इसमें दूसरी पॉइंट ये हो जाएगी कि इससे आपका जो पेज है वो कवर हो जाएगा। पेज कवर होने का मतलब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 पेज में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। अब दोस्तों जो आप इस प्रकार से डायग्राम लिखोगे तो दूसरा पॉइंट इसमें यही होगा कि पेज आपका कवर होगा। देखिए देखने में अच्छा भी लगेगा, पेज भी कवर होगा और किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सिर्फ पेज भरा है, आपने लिखा है, डायग्राम के माध्यम से लिखा है। और जैसे ही डायग्राम एग्जामिनर देखेगा आपको इस पर तुरंत चेक करेगा और इस पर आपको डायग्राम पे ही 1 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ डायग्राम पे 1 नंबर मिलेगा। सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो बोर्ड की कॉपी में जैसे कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर, वो तरीका बता रहा हूँ कैसे लोग देखकर चेक करते हैं, क्या देखते हैं कॉपी में, क्या देखकर आंसर देखकर नंबर देते हैं लोगों को, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आप समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रमुख विशेषताओं में क्या है। प्रमुख विशेषता में विशाल स्नानागार मिले हुए हैं, विशाल अन्नागार मिला हुआ है, विस्तृत सड़क निर्माण मिला हुआ है, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी, दुर्ग और निचला शहर की व्यवस्था थी वहाँ पे, और इसके बाद एक नियोजित शहर था। अब दोस्तों मैं सिंपल तरीके से अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं एक शहर लेता हूँ, मान लो दिल्ली का बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली के शहर को लेते हैं तो अगर मैं कहूँ कि दिल्ली की कुछ अच्छाई के बारे में बताइए, दिल्ली में कुछ खास क्या है, तो आप बताओ कि भारत की राजधानी दिल्ली में ये है वो है, इस प्रकार से आप उसका एक ही विशेषता बताओगे कि बताओगे कि हाँ दिल्ली में जो है कुतुब मीनार है, वहाँ पे जो है राजधानी है, बहुत लोग वहाँ पे आते हैं अपने जो है व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, रहने के लिए, बहुत लोग पर्यटन के रूप में आते हैं। तो जो आप ये बताओगे वो क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, उसकी कुछ पहचान बता रहे हैं और पहचान ही क्या होती है, विशेषता होती है। ऐसे ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में क्या विशेषता थी, क्या पहचान थी, वही बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े नहाने के लिए तालाब जो होते हैं उस टाइप का मिला हुआ है। विशाल अन्नागार, बड़े बड़े जो है गोदाम मिले हुए हैं जिसमें अनाज ही भरे पड़े थे। तो ये इसकी खास बात थी। ठीक है, इसकी विशेषता थी कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार, अन्नागार मिला हुआ है, बड़े बड़े गोदाम मिलते थे जहाँ पूरा अन्न ही भरा होता था, खाने के लिए दिक्कत नहीं होती थी, स्नान करने के लिए क्योंकि नल वगैरह टिल्लू वगैरह तो था नहीं। अब उस टाइम पे जो है कुएं होते थे, बड़े बड़े पोखरा तालाब बनाए जाते थे जहाँ पे लोग स्नान करते थे। और तालाब जब बनता था तो तालाब में जाने के लिए वहाँ पे सीढ़ी भी बनी होती थी ताकि जाके अंदर जाके वहाँ पे नहा सकें। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे एक वैज्ञानिक पद्धति पे जो है शहर को बसाया गया था, ऐसा देखा जाता है। वहाँ पे विस्तृत सड़क बने हुए थे, सड़कें जो बनी हुई थी अच्छे से, सड़क चारों तरफ बनी हुई थी, एकदम नगर की तरह जैसे सड़क बने होते हैं आज की डेट में जैसे सड़क बने होते हैं वैसे सड़क वहाँ पे बने हुए थे। जल निकासी की व्यवस्था थी। अगर मान लो ये रोड है, रोड के किनारे यहाँ पे घर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो रोड किनारे घर बना हुआ है यहाँ पे एक लाइन बनी होती थी जिसमें अच्छे से नाली बनी होती थी जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो और आसानी से नाली की जो है व्यवस्था अच्छे से हो। पक्की नाली होती थी ताकि पानी को जो है अच्छे से उसका जल निकासी बनाया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो होता था दुर्ग और निचला शहर होता था। एक शहर ऐसे होता था जो पहाड़ों पर बसा होता था और जो निचला होता था उसे घाटी में बसा होता था जिसे निचला शहर कहते थे। जो ऊपर होता था दुर्ग उसमें राजा महाराजा वो रहते थे। जो निचला शहर होता था उसमें जो है आम जनता लोग रहते थे, सैनिक लोग रहते थे ताकि जो है उस पूरे साम्राज्य का जो है संचालन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। तो इन्हीं के बारे में हमें लिखना है, समझना है कि पॉइंट। आइए मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आप एक एक पॉइंट में क्या लिख सकते हैं। बस दोस्तों आपको समझना है, कहानी की तरह आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है कि आगे इसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। जैसे देखिए विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े वहाँ पे तालाब पोखरा टाइप के बनाए जाते थे और उसमें सीढ़ी बनी होती थी। जब लोग नहाने जाते थे तो वहाँ पे जो है उस सीढ़ी के माध्यम से जो है नहाने जाते हैं।
जैसे आज आप नदी किनारे जाओगे तो नदी किनारे क्या बने होते हैं, घाट बने होते हैं, वहाँ पे सीढ़ी के माध्यम से आप जाओगे नदी किनारे, नहा लोगे, फिर इसके बाद सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चले आओगे। ऐसे ही यहाँ पे भी जो पोखरा, जो कुआं बना होता, जो तालाब बना होता था, उसमें सीढ़ी बनी होती थी और सीढ़ी के माध्यम से जाके वहाँ पे लोग नहाते थे, फिर सीढ़ी के माध्यम से ऊपर आते थे। यही व्यवस्था थी यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त है। स्नानागार के प्रत्येक ओर जल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। स्नानागार में पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था की जाती थी। स्नानागार में जल समीप ही बने कुओं से आता था। स्नानागार के ऊपर छोटे छोटे कमरे बने होते थे जहां कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको इतिहास को समझना है तो जैसे मैं लाइन पढ़ रहा हूं कि स्नानागार तक जो है प्रत्येक और जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, तो आपके दिमाग में तुरंत जो है एक वीडियो क्रिएट होना चाहिए और उस वीडियो के माध्यम से आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि सीढ़ी कैसे बनी होती थी और उसमें जो है जल निकासी तक पहुंचने के लिए और कैसे लोग वहां पे जाते थे, ताकि जो आसानी से आप समझ सको। जब मैं ये बातें बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक वीडियो क्रिएट हो रहा है और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा, और रट्टा मार के जो है आप 1 हफ्ते 2 दिन याद कर सकते हो, आप लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हो। दोस्तों यही तरीका है सही तरीके से पढ़ने का। तो यहाँ पे क्या थी, पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी जल तक, और स्नानागार से जो है पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होती थी। जैसे मान लो तालाब है, तालाब में पानी भर देते थे। जब तालाब में पानी भर देते थे तो उसमें जो है पानी निकालने के लिए उचित व्यवस्था भी बनाई जाती थी, ताकि पानी जो है ख़राब जब हो जाए तो उस पानी को निकाला जा सके। और जो तालाब होता था वो बगल के जो कुआं होता था उसी कुओं से ही पानी आता था, उसी कुएं से पानी आता था और फिर इसके बाद अच्छी खासी जल निकासी भी बनी होती थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो स्नानागार था उसके जल समय बने कुओं से आता था। स्नानागार था उसमें छोटे छोटे कमरे भी बने होते थे, ताकि जो है वहाँ पे लोग जो है अपना कपड़ा वगैरह बदल सके। तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी, आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे थी। अब दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट। बस आप ऐसे समझते चलिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार का मतलब ये है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत अन्नागार है। यानी मोहनजोदड़ो में जो इमारतें मिली हैं उसमें सबसे विशाल कौन है, अन्नागार है, जहाँ पे अन्न भरे होते। अन्नागार है मतलब कि जहाँ पे अन्न जो है उसको रखा जाता था, ठीक है। जहाँ पे अन्न रखा जाता था उसी को जो कहते हैं अन्नागार, ठीक है। इस अन्नागार के आसपास से खाद्यान्न भरा जाता था। यह विशाल अन्नागार यह दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो से अत्यधिक उपजाऊ भूमि भी क्षेत्र थे। मतलब ये है कि ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में अच्छी खासी कृषि होती थी और वो कृषि से जो है लोग अनाज इकट्ठा करके जो है गोदाम में भरते थे और उसी गोदाम को अन्नागार कहा जाता था। बस इतना समझना है आपको, बस और कुछ नहीं है इसमें, खास नहीं है ज़्यादा। आगे देखते हैं विस्तृत सड़कों का निर्माण। विस्तृत सड़कों का निर्माण का मतलब ये है मोहनजोदड़ो में सड़कों का विस्तृत जाल बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में दे सकते थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से समकोण पर सड़कें काटती हैं, इस प्रकार से वहाँ पे सड़कें बनी हुई थी। आगे अगला पॉइंट ले सकते हैं, इसमें जल निकासी की व्यवस्था होती थी। देखिए दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आप अगर आंसर ऐसे लिखोगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए, अगर कहीं मैपिंग की ज़रूरत हो तो मैपिंग का प्रयोग करना चाहिए, कहीं फिगर की ज़रूरत हो तो फिगर बनाना चाहिए, इससे नंबर पूरा मिलता है दोस्तों, मैथ की तरह पूरा नंबर मिलता है। यही मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे आंसर प्रेजेंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा आंसर कोई बताएगा नहीं, कहीं भी आप जाके देख लो कोई बताएगा नहीं, सिर्फ कहानी की तरह किताब से आके नोट डाउन करके जो है आपको बता देंगे, ऐसे पढ़ के सुना देंगे, लेकिन कोई समझाने की कोशिश नहीं करेगा कि देखो ऐसे इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के किनारे पक्की ईंट से बनी और ढकी हुई नालियाँ होती थी। यहाँ पे देखिए एक सड़क बना हुआ है और सड़क किनारे एक पक्की नाली बनी हुई है, जिसमें से जो है ढका हुआ नाली दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये दिखाई देता है कि कितनी स्वच्छता कितनी सफाई का भी ध्यान रखा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित
विकसित सभ्यता थी। आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस जो है यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है एक नियोजित शहर। सही बात है, नियोजित शहर है। हड़प्पा सभ्यता में एक नियोजित शहर बसा था। ये शहर 2 टीलों पर बना था। एक टीला ऊंचा किंतु छोटा होता था जिसे दुर्ग कहा जाता था, और निचला टीला निचला शहर कहलाता था। जैसे आप इस प्रकार से यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, निचला और दुर्ग शहर में जो पठारी क्षेत्र होता था, जो पहाड़ी क्षेत्र होता था, वो थोड़ा ऊंचे बनाया जाता था। ऊंचे पे दुर्ग होता था, और मैंने बताया था दुर्ग में शासक रहते थे, जो राजा होते थे वो शासक रहते थे, और निचले शहर में जो होता था वहाँ पे सेना और जो समाज के लोग वो रहते थे। और निचले शहर में सेना क्षेत्र इसलिए रहते थे ताकि जो है दुर्ग की सुरक्षा किया जा सके। राजा महाराजा तक पहुँचने के लिए किसी को पहले जो है सेना का सामना करना पड़े, इसीलिए दुर्ग ऊँचे पर बनाए जाते थे। राजा जो साम्राज्य का संचालन करने वाले थे वो हमेशा दुर्ग में रहते थे जो ऊंचाई पर बना होता था। तो दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है, समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रश्न ये है कि कहना चाह रहा कि जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी के कुछ ऐसे स्रोत हैं, उन पर प्रकाश डालिए, उनके बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो आप एक हेडिंग डालेंगे, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद जो है पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? अशोक के अभिलेखों से, यानी जो अशोक के अभिलेख मिले हैं, जो पत्थरों पे लिखे कुछ निशान मिले हैं, कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं अशोक के अभिलेख में जिससे पता चलता है कि अशोक के शासन के बारे में, उनके धर्म के बारे में आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें मिलती है, उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, और कुछ जो है यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है जो अशोक के अभिलेख है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अगर आपसे बहुविकल्पीय में आती लघु में सवाल पूछ ले कि अर्थशास्त्र के जो है रचना या अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्यों के शासन की व्यवस्था और मौर्यकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है। यानी जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य द्वारा रचित है, इस अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि जो मौर्यों की शासन व्यवस्था है वो कैसी थी, मौर्यकालीन की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज पे कैसे प्रभाव पड़ता था, लोग कैसे उस समाज में लोग रहते थे, मतलब कि जो मौर्यकालीन शासन चल रहा था तो उस टाइम पे समाज के लोग कैसे रहते थे, क्या उन पे प्रभाव पड़ता था, उन सभी के ऊपर जो है ये बातें बताई गई हैं। तो हमें इनमें जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। अब यहाँ से भी एक सवाल आपका बन जाएगा कि इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर इंडिका के रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी। ठीक, 2 प्रश्न यहाँ पे अलग से आपका बन जाएगा। आगे देखिए, इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे 3 ऐसे स्रोत हैं जिसे हमें मौर्य वंश के कुछ जानकारी मिलती है। पहला जो अशोक के अभिलेख है, यहाँ से जानकारी मिलती है। दूसरा जो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, उससे जानकारी मिलती है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उससे जानकारी मिलती है। तो ये 3 ऐसे स्रोत हैं जिनके बारे में हमें मौर्य वंश के कुछ ऐसे प्रकाश पड़ता है, इस पे जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश की जो शासन चल रहा था वो किस प्रकार से चल रहा था। तो आप इस प्रकार से 3 पॉइंट आसानी से याद कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जो है हाईलाइट के लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था या प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसा आपसे सवाल पूछा जाएगा। या फिर मौर्य वंश की कुछ विशेषताएँ हैं उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी क्वेश्चन को 3 बार जो है घुमा के पूछा है, आंसर एक ही होगा, बस आपको विशेषता बतानी है। और किसकी विशेषता? मौर्य वंश की विशेषता। यानी मौर्य शासनकाल जब चल रहा था उस टाइम पे क्या क्या सिस्टम ऐसे थे, यानी क्या क्या नियम चल रहे थे, क्या क्या प्रशासन में हो रही थी,
उसी के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेष बातें हैं वही बताना है। तो आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से अच्छे से लिखेंगे, जैसे मैंने ऐसे लिखा है। अगर आप ऐसे प्रेजेंट कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सामाजिक जो विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इसमें जल्दी पूरा नंबर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से लिखे हैं तो आपको पूरा नंबर जरूर मिल जाता है। आप इस डायग्राम अगर पेपर में से बना देते हो तो आपको इसी डायग्राम पे भी 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप जब व्याख्या करोगे तो आपको पूरा नंबर आपका मिल जाएगा। ऐसे लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको अगर ऐसे लिखना है तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताओं में क्या लिखेंगे। केंद्रीय प्रशासन कैसे थी व्यवस्था, मतलब कि जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो केंद्र सरकार में जैसे कि केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है। ऐसे उस टाइम पे केंद्र सरकार की व्यवस्था कैसी थी, केंद्र प्रशासन क्या क्या देखता था। फिर इसके बाद प्रांतीय आता है। प्रांतीय का मतलब जो राज्य सरकार होती है उसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रशासन सिस्टम चलते हैं। इसके बाद स्थानीय सरकार आता है। स्थानीय सरकार जो गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सब जो है स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब कैसे काम करते थे मौर्य वंश में। ठीक है, फिर आता है इसके बाद जो है नगर प्रशासन। देखिए गाँव में जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, और नगर में क्या होता है आज की डेट में बता रहे हैं। गांव में ये होता है, गांव में प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। और नगर में क्या होता है, नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है। तो इस प्रकार से जो है स्थानीय प्रशासन कैसे होता था वहाँ पे, और नगर में लोग कैसे अपना प्रशासन चलाते थे। फिर इसके बाद एक सैन्य प्रशासन होता था। सैन्य का मतलब सैनिक जो प्रशासन होता है, यानी सेना का मैनेजमेंट कैसे करते थे, सेना की व्यवस्था कैसे की जाती थी उसके बारे में। फिर इसके बाद आता है न्याय प्रशासन, क्योंकि अगर किसी को न्याय देना है तो उसके लिए एक प्रशासन बनाया गया था कि ये प्रशासन न्याय सिर्फ करेगा। तो न्याय प्रशासन कैसी व्यवस्था थी। राजस्व प्रशासन का मतलब ये होता है कि जो धन का लेखा जोखा करता है, कितना कहाँ पे टैक्स लेना है, कितना कहाँ पे जो है खर्चा करना है, पूरा मैनेजमेंट जो है राजस्व वाला वो राजस्व प्रशासन करता था। तो इस प्रकार से देखा जाए ये मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं थी, और इन्हीं विशेषताओं को आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे केंद्रीय शासन होता है, फिर इसके बाद राज्य यानी प्रांतीय शासन होता है, फिर स्थानीय शासन होता है। ठीक है, इसके बाद नगरीय शासन होता है जो नगर प्रशासन होते हैं, फिर सैन्य प्रशासन यानी सेना क्षेत्र में संबंधित, फिर न्याय प्रशासन जो न्याय दिलाते हैं, राजस्व प्रशासन जो लेखा जोखा रखते हैं, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा करना है, कितना टैक्स लेना है, ये सब। अब इनको डिटेल में आराम से विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे समझ जाओगे तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। पहला हेडिंग दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जैसे मान लो एक कोई देश है, उसके केंद्र में जो है एक केंद्र सरकार होता है, उस केंद्र सरकार के द्वारा पूरे राज्य को जो है देखा जाता है। लेकिन राज्य सरकार जो है उसके अधीन होती है, किसके, केंद्र सरकार के, तो उसके अधीन काम करती है। लेकिन जो केंद्र सरकार होता है वो पूरे के पूरे देश को, साम्राज्य को चलाता है। वही बात यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में देखना है। देखिए मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था, यानी जो मौर्य प्रशासन था वो भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है, जिसका केंद्र बिंदु राजा होता था। मैंने आपको बताया कि ये मान लो कोई प्रशासन है, कोई साम्राज्य है, उसका केंद्र बिंदु कौन होता था, राजा होता था। ठीक है, राजा होता था, और राजा ही जो है न्याय करता था, राजा ही पूरे देश को संचालन करता था, राजा ही पूरे देश का जो है व्यवस्था करता था, किस प्रकार से करना है, पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट जो है वो राजा करता था। ठीक है, अब देखिए वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था। इन्हीं कार्यपालिका का मतलब जो लोग कार्य करते थे। ठीक है, व्यवस्थापिका का मतलब कि जो पूरे देश की व्यवस्था में जो साम्राज्य की व्यवस्था हो, कैसे जो है सैन्य प्रशासन चलाना है, कैसे राजस्व प्रशासन चलाना है, ये सब की व्यवस्था। न्यायपालिका, ये सब जो है अलग अलग जो प्रशासन बटे हुए थे वो किसके अधीन होते थे, राजा के अधीन हुआ करते थे। ठीक है, राजा के ही कहे अनुसार जो है कार्यपालिका चलता था, राजा के कहे अनुसार व्यवस्थापिका होती थी, और राजा के कहे अनुसार न्यायपालिका होती थी। तो राजा मुखिया होता था और उसके अधीन सभी लोग काम करते थे, और राजा केंद्र का प्रशासन का प्रमुख होता था। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट ले सकते हैं क्या,
प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन मतलब राज्य प्रशासन जो होता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। जो मौर्य साम्राज्य था ये 5 बड़े क्षेत्रों में, 5 बड़े साम्राज्यों में विभाजित था। ठीक है, 5 बड़े साम्राज्यों में विभाजित था, जिसमें तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा तक्षशिला का, पाटलिपुत्र जिसका जो है अब प्रेजेंट टाइम में पटना नाम है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। आप दवैया कहाँ से कराओगे, आपने गाना सुना होगा, दवैया कहाँ से कराएंगे, पटना से कराएंगे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, पटना नाम है। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। तो तक्षशिला पाटलिपुत्र प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। इन जो 5 प्रांत बटे हुए थे मौर्य साम्राज्य में, उन 5 प्रांतों में जो मुख्य थे वो तक्षशिला और पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और ये राजधानी भी हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन में मंत्री परिषद होते थे, जिसका केंद्र सीधा संपर्क राजा से होता था। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो एक केंद्र है, ठीक है, और इसके जो है अलग अलग जो प्रशासन चला रहे हैं वो सभी लोग केंद्र के अधीन होकर काम करते थे, और राजा जैसा कहता था वैसे ही जो है प्रांतीय प्रशासन लोग काम करते थे। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर आज की डेट में देखें, ग्राम प्रधान होते हैं, गांव में लोग प्रधान चुनते हैं, और प्रधान जो है गांव के पूरी के प्रशासन चलाता है। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी। उस टाइम पे जो गांव का मुखिया होता था वो सबसे छोटी इकाई माना जाता था, और वही जो है प्रशासन चलाता था। इसका प्रधान ग्रामिक होता था। ग्रामिक मतलब कोई गांव का एक मुखिया चुना जाता था। गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था। मतलब जो गांव होता था, जो जिला होता था, उसमें प्रशासन के बीच मध्यवर्ती स्तर होता था। मध्यवर्ती स्तर का मतलब ये, जैसे मान लो एक गाँव है, ठीक है, ये पूरा जिला है, ये जिला जो है ये गांव में, मतलब ये जो गांव है ये किस में आएगा, जिला में आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में एक मध्यवर्ती काम करता था कि पूरे गांव को चलाने के लिए अलग अलग मुखिया बनाए गए थे, और वो मुखिया जो होता था वो जिले के अधीन हुआ करता था। वो जिला पूरे जो है साम्राज्य का अधीन यानी केंद्र के अधीन हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में क्या होता है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करता है। यानी जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने क्या किया है, पाटली जो पुत्र है इस नगर का प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख होता था, मतलब नगर जो होता था उसका एक प्रमुख होता था। जैसे गांव होता है, गांव का एक प्रमुख बनाया जाता है, यानी गांव का एक मुखिया होता है, जिसे आज के डेट में हम प्रधान कहते हैं, वैसे उस टाइम पे गांव का एक मुखिया होता था। और ऐसे ही नगर में भी एक प्रमुख होता था, तथा जिले के वह अधिकारी भी होता था। मतलब कि देखिए एक जिला है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, एक जिला है, इस जिले में छोटे छोटे गांव भी हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे, और इस जिले में नगर भी होते थे। तो नगर का एक प्रमुख होता था, ठीक है, नगर का एक प्रमुख होता था, ठीक है, और जिले का एक मुखिया होता था। जिले का क्या होता था, एक मुखिया होता था, और इस पूरे जिले का गांव का मुखिया होता था, और जो है नगर का प्रमुख होता था, और इस पूरे जिले का जो है एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, ताकि जो है उस पूरे जिले को संचालन किया जा सके। तो इस प्रकार से साम्राज्य के विभाजन हुआ था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उसको विभाजन किया जाता है। जो गांव होते थे, गांव का मुखिया एक कोई बनाया जाता था। जो नगर होते थे, उस नगर का एक मुखिया प्रमुख बनाया जाता था, और पूरे जिले का जो है एक अधिकारी होता था, जो पूरे जिले का संचालन करता था। इस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था बटी हुई थी। आगे देखिए सैन्य प्रशासन। सैन्य मतलब होता है सेना। अब यहाँ पे कौटिल्य ने सेना के 3 भाग में विभाजित किए हैं, जैसे कि पुश्तैनी सेना, किराए की सेना, नगर पालिका से संबंधित सेना। तो पुश्तैनी सेना का मतलब जैसे कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन का मतलब क्या, जैसे मान लो एक बाप है, ठीक है, इसका बेटा हुआ, इसकी ज़मीन हुआ, फिर इसका बेटा होगा, इसकी ज़मीन होगी, फिर इसका बेटा होगा, इसकी ज़मीन होगी। तो ये पुश्तैनी चली आ रही है, ठीक है, उसे पुश्तैनी सेना कहेंगे। मतलब एक सेना का, फिर उसका बाप सेना, फिर उसका बेटा सेना, फिर उसका बेटा सेना, ये पुश्तैनी सेना है। किराए की सेना, किराए की सेना का मतलब होता है ऐसी सेना जिसको रखते हैं और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ वेतन सैलरी कुछ दिया जाता है। नगर पालिका से संबंधित सेना, जो नगर पालिका होती थी उस टाइम पे, उसमें संबंधित कुछ सेना बनाए जाते थे, ताकि जो उस नगर पालिका का संचालन किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे आगे समझते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए न्याय प्रशासन क्या होता था।
मौर्य काल में दीवानी फौजदारी न्यायालय होता था। आज की डेट में भी दीवानी फौजदारी होती है। ठीक है, दीवानी का मतलब होता है जो ज़मीन जायदाद से संबंधित होता है, फौजदारी का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े से संबंधित होता है। तो दीवानी फौजदारी हो गया। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होता था। जैसे गांव पे अगर कोई भी समस्या होती थी तो गांव के मुखिया के द्वारा जो है एक कमेटी बैठाई जाती थी। कमेटी का मतलब एक जो है बुलावा सबको आता था गांव से, भाई देखो आज जो है मीटिंग हो रही है, ऐसी सी बात हो गई है। तो गांव में लोग इकट्ठा होते थे और फिर इसके बाद जो है गांव में लोग जो अपनी बात रखते थे। फिर इसके बाद जो मुखिया होते थे वो मुखिया जो है वो न्याय करते थे। ठीक है, जहां ग्रामीण एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे। यानी जो गांव के लोग होते थे वो गांव का जिसे मुखिया बनाया जाता था। मुखिया ज़्यादातर कौन होता था? जो बुजुर्ग इंसान है, जो कहीं की एक्सपीरियंस जिसके पास है, तो वो निर्णय करता था कि क्या सही है और क्या गलत है, वो उसको जो है बताता था। इस प्रकार से न्याय प्रशासन काम करता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन में क्या होता है? कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों को वर्णन किया है। कृषि योग्य भूमि पर लगान वसूल करते थे। मतलब दोस्तों ये है राजस्व प्रशासन, मतलब ये कि जो धन है उस धन का लेखा जोखा करना, जो कर लगाया जाता था किसानों पर कितना कर वसूल करना है, कितना कर जो है छूट देना है, ये सब कर जो है देख रेख करना, ये राजस्व प्रशासन करता था। तो इस मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सवाल यहाँ पे दोस्तों है कि जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन क्यों हुआ? पतन का मतलब खत्म क्यों हुआ? इसका विनाश क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? हमें क्या बताना है? कारण बताना है। ठीक है, हमें कारण बताना है कि कारण क्या है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसका विनाश हो गया। तो सबसे पहले हेडिंग को अच्छे से यहाँ पे मैंने लिख दिया है और मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। फिर आगे मैं एक एक करके व्याख्या भी आपको बताऊंगा कि आसानी से कैसे आप समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण दोस्तों यहाँ पे देखते हैं उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तराधिकारी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है। ठीक है, ये कोई राजा है। अब इस राजा का एक बेटा होगा। ठीक है, राजा के बेटा होगा। अब क्या होगा? अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब कि वो राजा जो है अब राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन अगर राजा जो बनने वाला है यानी उसका पुत्र जो राजा बनने वाला है उसके प्रभाव में कमी हो, प्रभाव कमी का मतलब ये है कि जनता में अपनी छाप ना छोड़ पाए, वो अयोग्य हो, अकुशल हो, तो कैसे वो शासन कर पाएगा? शासन नहीं कर पाएगा। जब शासन नहीं कर पाएगा तो कोई भी आके उसे हरा देगा। जब कोई हरा देगा तो उसका पतन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा पतन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तराधिकारी का प्रभाव कमी मतलब कि जो राजा बनने वाला है, जो उत्तराधिकारी बनने वाला है, अगर वो अयोग्य हो, ठीक है, या फिर वो अकुशल हो, तो क्या वो राजा बन सकता है? अगर वो राजा बन भी जाएगा तो आसानी से कोई भी उसे पराजित कर सकता है, हरा सकता है। जब उसे हरा देगा तो जाहिर सी बात है उस साम्राज्य का क्या होगा? पतन हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं कि उत्तराधिकारी कैसा है? अयोग्य है, और उत्तराधिकारी कैसा है? अकुशल है। अकुशल का मतलब कि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, मतलब कि कोई कौशल नहीं है, कोई जो है ऐसी उसके अंदर स्किल नहीं है जिसके आधार पे वो राजा बन सके। वो अयोग्य है, कोई योग्यता रखता ही नहीं है, तो भैया वो राजा नहीं बन पाएगा। अगर राजा बना भी दिया जाता है तो दूसरा आके उस पे आक्रमण करके उस पूरे साम्राज्य को कब्जा कर लेगा, और जब कब्जा कर लेगा तो साम्राज्य का हो जाएगा पतन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तीसरा पॉइंट देखिए, शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार। जो शासक होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो क्या करते थे? अत्याचार करने लगे। अत्याचार जैसे करने लगे, सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लो गांव का एक प्रधान है। ठीक है, गांव का एक प्रधान है, ये गांव का प्रधान उस गांव की भलाई ना करे। ठीक है, जो भी पैसा आए, जो भी वहाँ पे जो प्रधान को मिलता है, जो भी सरकार की तरफ से, अगर वो प्रधान सिर्फ अपना ही घर बनवा ले, अपने ही पूरी की पूरी जो है जो भी संसाधन मिल रहे हैं, उसको जो पैसे मिल रहे हैं, अपनी भरपाई सीधे करें, जनता की भलाई के बारे में ना सोचे या गांव का समाज के बारे में ना सोचे, तो क्या वो अगली बार प्रधान बनेगा? अगली बार प्रधान नहीं बनेगा। अगर वो प्रधान जो बना हुआ है, अगर वो अत्याचार करने लगे जनता के सामने, जनता के साथ में, तो कहीं न कहीं वो पल भर में जो है अपने आप को, ये पल भर में मतलब अपने जो उसका पद है वो छीन सकता है उससे। तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़, जो शासक होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे,
वो कहीं के अत्याचार करने लगे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। ठीक है, क्योंकि रावण भी अत्याचार कर रहा था तो उसका भी पतन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट, धन की कमी और करों की अधिकता। देखिए धन की कमी यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जब धन की कमी होने लगी, लोग अपना ही जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को ही लूटने लगे, तो क्या किया उन्होंने, धन की कमी होने लगी। ठीक है, लोग अब जितना पाएं उतना भरने लगे, तो समाज में जो है धन की कमी होने लगी। जब धन की कमी होने लगी तो वहाँ के जो शासक होते थे वो करों में वृद्धि कर दिए, करों में अधिकता हो गई, जिसके कारण वो बोझ किस पे आ गया, जनता पे आ गया। अब जनता कर दे तो कैसे दे, क्योंकि कहीं न कहीं जनता पे कर का बोझ जो हो थोपा गया, जिसके आधार पे जनता ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इसका भी एक कारण बनता है पतन का। धन की कमी हो गई, करों में वृद्धि कर दिया तो उससे जनता त्रस्त होने लगी। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है ब्राह्मण को असंतोष। इन्हीं जो मौर्य साम्राज्य में जो ब्राह्मण थे, जब ब्राह्मण थे तो उसमें क्या हुआ कि जब जैसे ही बुद्ध की जो मतलब कि कह सकते हैं इन्हीं जब बौद्ध काल आया, ठीक है, बौद्ध काल में क्या हुआ कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके आने के बाद जो है, बौद्ध काल आने के बाद जो है, जो ब्राह्मण थे उनको कहें कि उनकी जो परंपराएं थी वो ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, उनका जो प्रशासन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और इसके बाद जो उनके अंदर एक असंतोष पैदा हो गया, और ये भी कारण माना जाता है कि जो है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, आगे देखिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता, मतलब कि जो केंद्र प्रशासन थे, जैसे मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि केंद्र में कौन होता है, एक राजा होता है। अगर वो राजा ही कमज़ोर हो जाए, राजा के जो है पूरे जो प्रशासन है वो कमज़ोर हो जाए, तो क्या वो पतन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसी बात को एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा अगर आप इसे वॉच कर लेंगे तो। जैसे देखिए मौर्य समाज के पतन के कारण क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी। क्या लिख सकते हैं इसमें, मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तराधिकारी के शासन में कमी, समाज में उसका प्रभाव कम दिखाई देता है। इसकी शासक की मृत्यु के बाद राजकुमारों में सिंहासन के गृह युद्ध हो जाता था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, मतलब पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, जो उत्तराधिकारी शासन में होते थे उनके अंदर कमी होने लगी, उनके अंदर जब कमी होने लगी तो कहीं न कहीं वो प्रभाव दिखाई देने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो जो उत्तराधिकारी होता था या फिर जो शासन में शासक होता था, उस शासक की अगर मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद जो भी राजकुमार होते थे, जो उनके पुत्र होते थे, जैसे मान लो किसी के 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों में सिंहासन के लिए लड़ाई हो जाती थी, यानी गृह युद्ध, अपने ही घर में आपस में लड़ते थे कि हमें सिंहासन चाहिए, हमें सिंहासन चाहिए। तो उसके कारण अपने में जब लड़ने लगेंगे तो क्या होगा, मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं होगा। समाज में अगर लोग रहते हैं, अगर समाज के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो समाज का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वही बात यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, अयोग्य और अकुशल उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो है वो अयोग्य है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, वो अकुशल है। अकुशल का मतलब कि उसके अंदर कोई कौशल नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके आधार पे वो उत्तराधिकारी बन सके, और अगर उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया तो कहीं कि पतन होगा ही होगा। जैसे देख सकते हैं अयोग्य और कुशल उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुआ, जनता त्रस्त होने लगी। यही इससे क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होने का कारण बनता चला गया। तो सिंपल सी बात है ना, अयोग्य होगा, अकुशल होगा तो उत्तराधिकारी का पतन होना ही होना है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार। शासक जो होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो कर वसूलने और अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इन अत्याचारों से जनता विद्रोह की भावना पनपने लगी, और जब जनता विद्रोह करेगी तो जाहिर सी बात है पतन होना ही होना है। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट, धन की कमी और करों में अधिकता। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार किया, बहुत उदारतापूर्वक धन व्यय किया था। मतलब ये है कि सम्राट जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उसके लिए जो है ने बहुत प्रचार प्रसार किया। जब किसी चीज़ का हम प्रचार प्रसार करते हैं तो धन लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। कोई भी राजनेता जो चुनाव आती है, चुनाव में प्रचार करते हैं, जब प्रचार करते हैं पैसा लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, पैसा लगता है। तो जब धन का व्यय होगा तो कहीं न कहीं जिसके पास जितना होगा उतना खर्चा करेगा। उधर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का विस्तार कर लिया, विस्तार करने में अधिक धन खर्च कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जनता के ऊपर
जो है अधिक टैक्स लगाया गया, यानी कर लगाया गया, जिससे जनता में असंतोष फैल गई और ये भी जो है एक कारण माना जाता है। यहाँ की सिस्टम जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपनी सेना का विस्तार किया। सेना का जब विस्तार करेंगे तो भाई उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा ही। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ अशोक के द्वारा, उसके लिए पैसा लगा, तो पैसे की कमी हो गई, यानी धन की क्या हो गई, धन की कमी हो गई। उस धन की कमी की भरपाई करने के लिए इन्होंने कर में वृद्धि कर दी कि कर बढ़ा देंगे तो पैसा आएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ, जनता में क्या हुआ, असंतोष फैल गया, जिसके कारण एक जो है कारण बन गया कि जो है उसका पतन का। ठीक है, आगे देखिए, ब्राह्मण में असंतोष, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रभाव कर वैदिक काल से प्राप्त विशेष अधिकार ब्राह्मणों का खत्म होने लगा। यानी जो वैदिक काल था, वैदिक काल से ही परंपराएं चली आ रही थी, ब्राह्मण को विशेष अधिकार दिया गया था, लेकिन जैसे बौद्ध धर्म आया उसके बाद जो है इनका प्रभाव जो है वो कम होने लगा। पशु बलि की जो प्रथा थी वो भी रोक लगा देगी कि पशु की बलि अब नहीं दी जाएगी। इसमें क्या हो, ब्राह्मणों को असंतोष होने लगा और मौर्य वंश जो था वो धीरे धीरे जो है इसका पतन का कारण माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप आंसर को आसानी से ले सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और दे सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता क्या है। मौर्य साम्राज्य का शासन काफी विस्तृत साम्राज्य फैल गया था। कमजोर और अयोग्य शासक पूरे साम्राज्य को देखरेख करने में केंद्रीय प्रशासन की ढीली होने लगी, जिसके कारण साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। मतलब ये कि अगर मान लो कोई साम्राज्य है, ये साम्राज्य और बड़ा हो जाए तो अगर केंद्र सरकार इसको संभाल ना पाए तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से कोई कब्जा कर लेगा, कोई यहाँ से कब्जा कर लेगा, कोई यहाँ से कब्जा कर लेगा। जब कब्जा कर लेगा तो इतना बचेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पतन हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जैसे आप अपने हाथ में बालू जो है, बालू लेकर मुट्ठी बंद करिए, जितना तेज आप उसे बंद करेंगे धीरे धीरे बालू कहीं के अपने हाथ से जो है निकलती चली जाएगी। जब हाथ खोलेंगे तो आपके हाथ में बालू थोड़ा सा बचेगा, इसका मतलब है धीरे धीरे वो निकलती चलेगी। ऐसे ही प्रशासन होता है, केंद्रीय व्यवस्था कमजोर जैसे पड़ेगी, प्रशासन धीरे धीरे उसके साम्राज्य से पूरा जो है वो साम्राज्य धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं। बस समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, या पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व के प्रभाव को विशेषता का वर्णन कीजिए। यानी सिंपल सी बात यह है कि समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताना है, उनके चरित्र के बारे में बताना है, व्यक्तित्व के बारे में बताना है, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बयां करनी है। तो चलिए इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे ये कौन थे। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। पहला पॉइंट आप समझेंगे, जो गुप्त राजवंश चल रहा था उस गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कौन थे, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, आपसे बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु में सवाल पूछ सकता है 1 नंबर का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी दूसरे राजा कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, यानी चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद कौन आए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद देखिए पाटलिपुत्र और उनके साम्राज्य की राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र मतलब पटना, आज के डेट में बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे उनकी राजधानी थी। आगे देखिए इसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है, तो आप कैसे इसको जो है आसानी से वर्णन कर सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन। सबसे पहले देखिए समुद्रगुप्त की क्या खास बात थी। सर्वगुण संपन्न थे। ठीक है, कैसे थे वो, सर्वगुण संपन्न थे। तो इसमें आपको लिखने में 4-5 लाइनें क्या जाता है, लिखेंगे समुद्रगुप्त थे वो व्यक्तित्व के धनी थे, या व्यक्तित्व के धनी का मतलब उनका व्यक्तित्व अच्छा था, उनका चरित्र अच्छा था, जिसके आधार पे जो है वो पूरे साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, और पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न थे। वो जनता के हित के लिए काम करते थे, जनता के लिए प्यार करते थे, और उसमें कहीं कहीं जनता में भी अपने आप को बनाए रखते थे। तो पूरा
पूरा का पूरा जो आप 2-4 लाइन आराम से इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वीर योद्धा। वीर योद्धा के बारे में लिख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के क्या थे, एक वीर योद्धा थे जो किसी से जो है घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाते थे और वीर योद्धा की तरह हमेशा आगे रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, कुशल राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीति करने में भी आगे थे। समुद्रगुप्त जो थे वो कहीं न कहीं कुशल मतलब होता है उनके अंदर क्षमता थी, राजनीति करने की क्षमता थी, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता थी जो किसी भी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला सकते थे, तो राजनीति अच्छी थी उनकी। योग्य शासक थे, उनके अंदर कुछ न कुछ योग्यता थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर योग्यता नहीं थी, वो शासन संभाल लेते थे जिसके कारण पतन हो गया उनका, लेकिन इनके अंदर योग्य शासक थे, मतलब कि इनके अंदर योग्यता थी, उसके लिए उस कुर्सी के लिए, उस शासन को चलाने के लिए उनके अंदर क्षमता थी और उस क्षमता के आधार पर वो शासन को चलाते थे। शासन को चलाते थे तो कैसे व्यक्ति हो जाएंगे, योग्य व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। कला का संरक्षक। कला का संरक्षक मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी को गीत आता है, ठीक है, किसी को गाना आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो जो है गीत में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए जो है जो कला होती थी वहाँ पे जो भी नृत्य वगैरह होता था, जो गीत संगीत होता था उसका संरक्षण करते थे क्योंकि उनको पसंद था ये, तो जिस चीज़ को जो पसंद होता है उसका संरक्षण जरूर करते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 पॉइंट यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, इसके बारे में 2-4 लाइन आराम से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में, 2023 में, 2020 में, 2022 में अलग अलग प्रकार से सवाल पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं, जैन धर्म के महत्वपूर्ण विशेष जो है शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए, अथवा करके इसी सवाल को पूछा गया है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा करके इसी सवाल को फिर से पूछा गया था अलग सेटों में। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सारा खेल किसका है, जैन धर्म का। जैन धर्म में जो शिक्षाएं थी, जैन धर्म में जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत कहें या शिक्षाएं कहें या फिर जो है उसको कुछ विशेषताएं कहें, ये सब कुछ आंसर जो है यही एक ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे इसका उत्तर, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, जैन धर्म ईश्वर की सृष्टि की रचयिता और पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यानी जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म जो है ये ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते हैं। यानी जो संसार है, जो सृष्टि है, इसकी रचना लोग मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा हुई है, उस प्रकृति के द्वारा हुई है, लेकिन जैन धर्म के अनुयायी लोग, जैन धर्म के लोग जो है ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है, ईश्वर ही जो सृष्टि का पालन करता है, ये नहीं मानते, इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, आत्मा का अस्तित्व होता है, ये जैन धर्म मानते हैं, लेकिन जैन धर्म ये नहीं मानते कि ईश्वर ही सृष्टि की रचना किया है। आगे देखिए, अब इसकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं में, पहला पॉइंट लिखेंगे मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म में लोग मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें देखिए, जैन मतानुसार आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निर्वाण या मोक्ष कहलाता है। इसमें त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र के मोक्ष द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 बात ध्यान में रखना है मोक्ष प्राप्ति में। पहला पॉइंट ये है कि जैन धर्म के मतानुसार आत्मा का जन्म होता है और पुनर्जन्म होता है, ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र में जो है जो निर्माण प्राप्ति हमें होती है वही मोक्ष होता है, यही मोक्ष प्राप्ति कहलाता है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो जो त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसको अलग से भी आपसे बहुविकल्पी या फिर अतिलघु में सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अहिंसा। अहिंसा में देखिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे ये सफल लिखा हुआ है, ठीक है, सफल लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है वो सफल है, ठीक है, वो सफल है। अगर मैं यहाँ पे इसके आगे जो है यहाँ पे आ लगा दूँ, छोटा आ लगा दूँ, बड़ा नहीं छोटा आ लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। मतलब ये व्यक्ति सफल नहीं है, पास नहीं है, उत्तीर्ण नहीं है। तो जब किसी शब्द के आगे, ध्यान रखेंगे, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए, बड़ा नहीं छोटा आ लग जाए, तो समझिए कि वहाँ पे नकारात्मक नहीं शब्द छुपा हुआ है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है छोटा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हिंसा लिखा हुआ है ना,
उसके आगे क्या लिखा हुआ, अहिंसा लिखा हुआ है, मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नहीं शब्द आया कि नहीं है, बिल्कुल आया। गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी अहिंसा चाहते कि हिंसा चाहते थे, गांधी जी अहिंसा चाहते थे, ठीक है। तो अहिंसा भी जैन धर्म के लोग भी चाहते थे। देखिए, अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इनका मानना था कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थर, जल और भी चीज़ों में जान होती है, जीवन होता है, अतः इनकी प्राप्ति किसी भी प्रकार से जो है इनके जो प्रति किसी प्रकार से जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब दोस्तों ये है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा पे चलना चाहिए। जितने सारे जानवर होते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ तक जो पेड़ पौधे साथ साथ जो है जो जल, पहाड़, नदी ये सब होते हैं, इनमें भी जान होती है, इनको भी नष्ट नहीं करना चाहिए, इनको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए, ये जैन धर्म के लोग मानते थे। तो यहाँ पे अहिंसा में आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे तीसरा पॉइंट, ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास में देखिए क्या लिखेंगे, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर को स्थान तीर्थंकर से नीचे रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को मानते थे, ऐसा नहीं था कि वो मानते नहीं थे, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन ये नहीं मानते थे कि ईश्वर ही पूरी सृष्टि की रचना किया है, ये नहीं मानते थे। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन मानते थे कि ईश्वर है, इस दुनिया में कोई आदि अनादि शक्ति जरूर है जो पूरे संसार को चला रही है। तो कोई न कोई शक्ति जरूर है जो चला रही है पूरे संसार को, लेकिन वो नहीं मानते थे कि जो है पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही किया है। यहाँ पे चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ईश्वर तो जैन धर्म के लोगों ने माना कि ईश्वर है, लेकिन जो तीर्थंकर होते थे यहाँ पे, वो तीर्थंकर के नीचे रखा है। सबसे पहले तीर्थंकर हैं, जैसे ऋषभ देव है, महावीर हैं, ये क्या है, तीर्थंकर हैं। ऐसे ही ये तीर्थंकर के नीचे जो है ईश्वर को रखा गया है कि तीर्थंकर के नीचे ईश्वर ही रहेंगे, उनके ऊपर नहीं रहेंगे। तो आगे देखिए अगला पॉइंट है कठोर तपस्या। कठोर तपस्या करने से क्या होगा, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। यानी अगर हम कठोर तपस्या करते हैं तो जो हमारा मन होता है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उसको हम नियंत्रण रख सकते हैं। क्योंकि मन क्या होता है, मन चंचल होता है, इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां चंचल होती हैं, इंद्रियां चारों तरफ देखती रहती हैं, मन जो है चारों तरफ विचलित होता रहता है। और मन और इंद्रियां जिसका बस में है वो समझ जाओ कि कामयाब इंसान है, और जिसका मन और इंद्रियां परबस में है वो नाकामयाब इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है जाति प्रथा में अविश्वास। ये लोग मानते नहीं थे कि जाति नाम का कोई शब्द होता है, जाति नाम का कोई चीज़ होती है, ये जाति में अविश्वास करते हैं। मैंने भी आपको बताया था जब किसी शब्द के आगे लग जाए आ तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक शब्द। यहाँ पे देखिए लिखा है अविश्वास। अब अविश्वास का मतलब क्या हो जाएगा, लोग विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नहीं करते थे, तो जाति प्रथा में लोग विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसका आंसर जो है आप आराम से लिख सकते हैं, पूरा नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछा है, स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। फिर अथवा करके अगला पूछा गया था, स्तूप का निर्माण क्यों और कहाँ किया गया था, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर तैयार करके जाएंगे परीक्षा में। आपके परीक्षा में 100% आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं, आंसर देखते हैं कि आंसर कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले स्तूप का अर्थ देखते हैं कि स्तूप से आप क्या समझते हैं। स्तूप संस्कृत में टीला इसे कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। गोलार्ध के रूप में बनी संरचना को है टीला कहते हैं या स्तूप कहते हैं। तो कह रहे हैं गोलार्ध, गोलार्ध का होता है जैसे मान लो ये लगभग गोला है। ठीक है, इस गोले का आधा भाग क्या कहलाता है, गोलार्ध। गोले का आधा भाग क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। तो अगर जो है इस प्रकार से संरचना बनी होती है, इस प्रकार से संरचना अगर बनी हो तो उसे क्या कहेंगे, इसे स्तूप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्तूप कहेंगे। ठीक है, जो गोलार्ध की संरचना बनी होती है इसी को स्तूप कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिख सकते हैं और डिटेल में इसको। महात्मा बुद्ध से जुड़ी अवशेष जिसमें उनकी अस्थियां, उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं आदि को जो है बुद्ध से जुड़े जो
पवित्र स्थल होते थे उनकी संरचना पर बना दी जाती थी, उसे स्तूप कहा जाता है। इनका मतलब दोस्तों ये है कि महात्मा बुद्ध से जुड़े जो अवशेष होते थे, उनकी जो अस्थियां, उनके जो द्वारा लाई प्रयोग में जो वस्तु होती थी, वो बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल से एक संरचना बना दी जाती थी और उसी को स्तूप कहा गया है। मतलब कि जो बुद्ध से संबंधित अस्थियां थी, जो उनके द्वारा लाए गए पदार्थ थे, उनके लिए जो है उनकी पूरी जो वस्तु थी उनको एक जगह पे जो है बंद करके इस प्रकार से वहाँ पे जो है इसको संरचना बना दी जाए और यही संरचना जो है आगे चलकर स्तूप बनाई जाती है। इससे कब्र होता है, गड्ढा खन के जो है वहाँ पे दफना दिया जाता है। तो वहाँ पे दफन करने में जो दफना देते हैं लोग, उस कब्र बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ पे बुद्ध से संबंधित जो अवशेष होते थे उनको जो जब वहाँ पे गाड़ दिया जाता था ज़मीन में और फिर वहाँ पे एक संरचना बना दी जाती थी, उसी संरचना को जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे पवित्र जो है पवित्र स्थल बुद्ध से संबंधित कौन कौन से हैं। ये बहुविकल्पीय में अतिलघु में आपसे पूछ सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगर आप इस प्रकार से देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से भी यहाँ पे इमेजिन करा सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो है ये है नेपाल। ठीक है, ये है नेपाल। नेपाल में लगभग यहाँ पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ेगा लुम्बिनी और जो है यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ से फिर गए थे बिहार। बिहार में बोध गया में उन्होंने जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था वो क्या है? बोध गया है। फिर उसके बाद वहाँ से आए थे वाराणसी। वाराणसी में सारनाथ पे जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और उसके बाद जो है कुशीनगर में, उससे थोड़ी दूर पे कुशीनगर में गए थे जहाँ पे उनकी निर्माण हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए स्तूप दिखाई देता है। स्तूप इस प्रकार से बने होते हैं। सारनाथ में भी स्तूप बना हुआ है। अगर आप सारनाथ में होंगे या फिर जो है सारनाथ के कभी घूमने गए होंगे सारनाथ में, तो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं सारनाथ में स्तूप बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अब सवाल ये है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इसको भी देख लेते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? हेडी नालिंग इसके बारे में लिखेंगे। स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक रूप में जाना जाता है। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के जो अवशेष होते थे, अवशेष का मतलब जो बचा खुचा पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी जब जो है जैसे किसी को लाश को जलाते हैं, जब लाश को जलाते हैं, जलाने के बाद जो अवशेष बचते हैं, वो अवशेष जो कुछ बचता है उसमें, वही अवशेष कहलाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शहरों में बांट दिया गया है और फिर उसके ऊपर जो है स्तूप बनाने का आदेश दे दिया गया था। जैसे कि सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, इस प्रकार से स्तूप बना दिए जाते थे। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही, स्तूप इसलिए बनाए जाते थे कि जो बुद्ध से संबंधित अवशेष होते थे या जो जैसे बौद्ध लोग होते हैं, अपनाते हैं बौद्ध धर्म को, तो उस टाइप के जो उनके अवशेष होते थे उनको जो है एक कब्र में, जैसे कब्रिस्तान होता है उसी प्रकार से यहाँ पे स्तूप की संरचना दी जाती है, तो उसे स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अशोक के द्वारा जो है अवशेषों को बनवाया गया था, मतलब कि अवशेषों को रख के जो है एक स्तूप की संरचना बनाई गई थी जिससे कि स्तूप के नाम से जाना जाता था। तो सांची का स्तूप जो है, यहाँ पे सारनाथ का स्तूप जो है, इसे आप दे सकते हैं। सांची का स्तूप कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, सारनाथ का स्तूप कहाँ पे? वाराणसी में, यूपी में है। जिस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर आराम से ले सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेलेक्ट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अतिलघु क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अष्टध्यायी का लेखक कौन था? तो अष्टध्यायी का लेखक अगर आपसे पूछता है 1 नंबर का, या बहुविकल्पीय में पूछेगा या फिर अतिलघु में पूछेगा, तो आप इसका आंसर देंगे पाणिनि। ठीक है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। जितना पूछा जाए उतना ही लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। 2 विशेषताएं पूछा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों विशेषता बता दूंगा। यहाँ पे एक ही विशेषता लिखा गया, लेकिन आपको मैं दोनों बता दूंगा। तो यहाँ पे 2 विशेषताएं में पहले लिखेंगे। पहला है, समाज अत्यंत संगठित और सुव्यवस्थित था। यानी वैदिक सभ्यता में अगर देखा जाए, इतिहास में देखा जाए, तो उसमें जो वैदिक सभ्यता थी, जो समाज के लोग थे उनमें संगठित थे। वो समाज के लोग कैसे थे? संगठित थे, यानी गुट में, समूह में रहते थे और सुव्यवस्थित था। यानी जो नगर बसे होते थे, जो भी समाज बसा होता था, वो व्यवस्थित तरीके से बसा होता था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, जो वैदिक सभ्यता थी, इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो जो है शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, गुरुकुल में होता था। वहाँ पे जैसे कि जो है जो आचार्य होते थे, जो शिक्षा देते थे, वो एक कुटिया में बैठते थे। उसी कुटिया में लोग जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी होते थे, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुटिया में जाते थे। उन्हीं कुटिया के आसपास जो है खुली वातावरण में जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगला सवाल देखिए।
उत्तर वैदिक कालीन धर्म की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म की दो विशेषताएं बताना है। पहली विशेषता क्या लिखेंगे? उत्तर वैदिक कालीन धर्म एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, एक ईश्वर को मानने वाला एकेश्वरवादी कहलाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म थे वो एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाले थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन धर्म पुरोहितों द्वारा नियंत्रित धर्म होता था। यानी जो उत्तर वैदिक कालीन धर्म होता था ये पुरोहित के द्वारा, जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा नियंत्रित जो धर्म था। मतलब भी कह सकते थे जैसे एक राजा होता है और राजा पूरे साम्राज्य का संचालन करता है, उसी प्रकार से जो वैदिक कालीन धर्म थे उनमें जो पुरोहित होते थे, ठीक है, वही पुरोहित जो है पूरे धर्म का संचालन करते थे और वही पूरा जो है उसका नियंत्रण करते थे। तो इस प्रकार से दो विशेषताएं लिख सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं लघुत्तरीय की। तो लघुत्तरीय में देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय में पहला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक में सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना कैसी थी इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। वहाँ पे समाज के लोग कैसे थे, समाज की स्ट्रक्चर कैसी थी, बनावट कैसी थी, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, पूरा चीज़ आपको यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर में जो है सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का वर्णन निम्नवत है। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, समाज में व्यक्ति का दर्जा जन्म के आधार पर ही निश्चित किया जाता था। यानी जो समाज होता था उस समाज में जो व्यक्ति पैदा होता था, जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता था उसी का जाति उसके साथ लग जाती थी, ठीक है। यूँ कह सकते हैं कि जो जाति होती है वो जाति जो होती है ये जन्म पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? जन्म पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि समाज में व्यक्ति का दर्जा जन्म के आधार पर निश्चित किया जाता था। जाति व्यवस्था कठोर होती थी। जो व्यवस्था होती थी जाति व्यवस्था वो कैसी होती थी? कठोर होती थी। व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसके जन्म से ही किया जाता था। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था और जो व्यक्ति जिस जाति के लोग जो काम करते थे उन्हीं का काम जो है उनके साथ जुड़ जाता था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति से मान लो कोई लोहार के घर पैदा हुआ, तो जब लोहार के घर पैदा होगा तो वो व्यक्ति जो है उसका बच्चा भी लोहारगिरी काम करेगा, है ना। तो उसका जो व्यवसाय होगा उसी व्यवसाय से ही लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं ये किस जाति का है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो कोई जो है कुम्हार जाति का है तो कहेंगे हम कुम्हार जाति के हैं, तो कुम्हार जाति कहेंगे भाई बर्तन बनाते होंगे, जो कुल्हड़ बनाते हैं इनका काम होता है बनाना। तो जो व्यवसाय होता है व्यवसाय भी लोग जाति को निर्धारित कर देते हैं। यानी जो जिसका काम होता है काम को जो है लोग व्यवसाय को जो है निर्धारित करते हैं और उसी व्यवसाय से जाति भी निर्धारित हो जाती है, ठीक है। प्रत्येक जाति के लिए उसका निश्चित कार्य कर दिया जाता है, ठीक है। जो प्रत्येक जाति होती है उसके लिए निश्चित कार्य होते हैं कि उच्च वर्ग को कौन सा काम करना होता है, निम्न वर्ग को कौन सा काम करना होता है, इनका काम अलग अलग बटा होता है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस को समझेंगे। जैसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जो जाति व्यवस्था थी वो 4 जाति व्यवस्था में बटी हुई थी, 4 वर्णों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी का काम बटा होता था और इनके आधार पर जाति निर्धारित होती थी। इनके व्यवसाय इनके काम के आधार पर जाति निर्धारित होती थी। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक संरचना किस प्रकार से वैदिक काल में बटी हुई थी वही आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना तथा दान देना और दान लेना था। यानी जो ब्राह्मण होते थे इनका जो कार्य होता था वो इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं इनका काम क्या होता था। यानी उच्च वर्ग में ही आते थे। दूसरा पॉइंट क्षत्रिय। क्षत्रिय का जो कार्य होता था वो युद्ध करना होता था, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना और दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रिय का काम होता था, ठीक है। 2 काम हो गया यहाँ पे, यानी 2 वर्ग हमें मिल गया, 2 जाति व्यवस्था मिल गई, 2 वर्ग मिल गया हमें, एक तो ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय। तीसरा पॉइंट वैश्य देखेंगे। जो वैश्य होते थे वो कृषि करते थे, गौ पालन करते थे, गाय को पालते थे, व्यापार करते थे, जो दान होता था ये देते थे, ठीक है। दान दक्षिणा जो है ये देने काम करते थे। इसके बाद आता है शूद्र। शूद्र का काम होता था जो उच्च वर्ग हैं इनकी सेवा करना, ठीक है। जिससे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इनका सेवा करना था, 3 वर्गों का काम करना होता था। तो यहाँ पे जो शूद्र होते थे इनको सबसे निचला काम दिया गया था। सबसे जो है निचला काम मतलब होता है कि इनका काम सेवा करना होगा। किसका सेवा करना? जो उच्च वर्ग में आते हैं इन सभी का सेवा करना होता है, ठीक है। और इनके जो काम होते हैं 3 वर्गों का जो काम होता है ये कौन
करेगा? शूद्र ही करेगा। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था बटी हुई थी। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं आंसर को। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए, वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी वैदिक काल में सामाजिक लोग कैसे रहते थे, वहाँ की आर्थिक जीवन कैसे थी, इसके बारे में वर्णन करना है। तो आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर का मतलब ये है 10 नंबर तभी मिलेंगे जब आप सही तरीके से आंसर लिखेंगे। जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कोटेशन डाल के लिखेंगे। तीसरी बात ये है कि आप जब हेडिंग लिखेंगे तो आप हेडिंग अच्छे से बना के उसको आंसर को प्रेजेंट करेंगे, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे विद डायग्राम के माध्यम से, विद जो है कोटेशन के माध्यम से मैंने अच्छे से लिखा है और आपको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश भी करूँगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल में यहाँ पे कुछ पॉइंट समझेंगे। जैसे देख लीजिए, इस काल में जिस सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के विकास हुआ वह बाद के काल में जो है ज़्यादा प्रकृषित हुआ और उसका निरंतर विकास हुआ। मतलब ये है कि जो इस वैदिक काल है इसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन, जो धार्मिक व्यवस्था थी उसका विकास हुआ, फिर उसके बाद जो है निरंतरता चली आ रही है, बनी हुई है। आगे देखिए इनकी विशेषता हम क्या ले सकते हैं जो सामाजिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक जीवन कैसा था इसके बारे में लिखेंगे। एक हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन और उसके बारे में अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? समाज का मूल आधार परिवार होता था, जिसे पितृसत्तात्मक हुआ करता था। पितृसत्तात्मक मतलब पितृ मतलब पिता होता है, सत्तात्मक मतलब सत्ता पे, यानी पिता सत्ता पे होता था। सत्ता का मतलब ये होता है पिता ही घर का मुखिया होता था और पिता ही पूरे घर का संचालन करता था। तो जो समाज का मूल अधिकार कौन होता था? परिवार होता था। और उस परिवार में मुखिया कौन होता था? पिता होता था। और उसी पिता मुखिया होने के कारण इसे पितृसत्तात्मक कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वीर पुत्रों के जन्म की कामना की जाती थी। इसमें सामाजिक जीवन में क्या ले सकते हैं कि इसमें जो है जो परिवार होता था, इस समाज या परिवार के लोग वीर पुत्रों के जन्म लेने की कामना करते थे, दुआ करते थे कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो तो वीर पुत्र पैदा हो, कमज़ोर या फिर कायर पुत्र पैदा ना हो। इसीलिए जो है यहाँ पे ऐसी कामना की जाती थी। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम का प्रयोग किया है। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, ज़रा मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखिए परिवार। परिवार में देखिए वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। तो यहाँ पे परिवार में पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जो वैदिक काल था इस काल में परिवार कैसा होता था? संयुक्त परिवार होता था। मतलब ये है एक परिवार होता था, ठीक है, और वो परिवार कैसा होता था? संयुक्त परिवार होता था। वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में परिवार होता था और उस परिवार में कैसा? संयुक्त परिवार होता था। इस डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं कि वैदिक काल में परिवार होता था, वो परिवार कैसा होता? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में जैसे कि मान लो कि आप हैं, आपके पिताजी हैं, फिर इसके बाद आपके दादाजी हैं, ठीक है, आपके दादी जी हैं। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं कि जो है आपके दादा दादी, फिर आपके जो है पिता मतलब आपके पिताजी, फिर आपके पिताजी के पिताजी ने आपके दादा दादी, और जो है आपके चाचा चाची, ये सब पूरा संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा परिवार जो है मिलकर रहता था और उसमें जो मुखिया होता था वो पिता होता था। अगर आपके दादाजी हैं तो दादाजी मुखिया होंगे। इस प्रकार से जो है वैदिक काल में परिवार चलता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे बात करते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। यानी जो वैदिक काल था उस वैदिक काल में जो स्त्रियों की संख्या थी या फिर स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। बहुत सी स्त्रियां विदुषी यानी ज्ञानी होती थी। कुछ विदुषी स्त्रियों में ऋग्वेद की रचनाएं भी की हैं। यानी वैदिक काल में देखा जाए स्त्रियां कैसी होती थी? ज्ञानी होती थी, जिसे विदुषी कहा जाता है। और यही ज्ञानी स्त्रियां यानी विदुषी जो स्त्रियां होती थी वो ऋग्वेद की रचनाओं में भी जो है अपना भूमिका निभाई हैं। तो इस प्रकार से स्त्रियों की दशा थी कहाँ पे? वैदिक काल में। आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में लिख सकते हैं। आगे देखिए, वैदिक काल में जो समाज के लोग थे वो समाज के लोग में भोजन कैसे करते थे इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भोजन में क्या ग्रहण करते थे। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी प्रचलन थी। गेहूं, जौ, दाल प्रमुख खाद्यान्न हुआ करते थे। यानी वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो जो है जो ऋग्वैदिक काल थी उस काल में देखा जाए तो शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी मिलते हैं। और शाकाहारी में जो ज़्यादातर भोजन प्रचलित था वो गेहूँ, जौ, दालें, ये सब ज़्यादा
चलती थी उस टाइम पे, ठीक है। ये तो भोजन की बात हो गया। अब सवाल है कि समाज के लोग वस्त्र आभूषण कैसे पहनते थे, किस प्रकार से था उनका आभूषण, देखते हैं जरा। आर्यों के वस्त्र सूती और ऊनी होते थे, यानी सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो आर्य लोग पहनते थे, यानी जो वैदिक काल के जो लोग थे वो पहनते थे। आर्यों के 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। आर्य जो थे वहाँ पे वैदिक काल में वो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। वो 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन से होते थे, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक जो होता था वो नीबी होता था। नीबी का होता है कमर से नीचे पहने जाने वाला। तो यहाँ पे देखिए कमर से नीचे पहने जाने वाला, जो आप पैंट पहनते हैं, हम सब जो पैंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, वो सब क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका नीबी हो गया, ठीक है। जो लड़कियां सलवार पहनती है तो इसमें जो क्या होगा, नीचे का पार्ट ये हो गया और कमर के नीचे वाला पार्ट जो है ये सब जो है आपका नीबी कहलाता था, ठीक है। आगे देखिए वासस, इसमें वासस इसे बोलते हैं। वासस मतलब कमर के ऊपर पहने जाने वाला। तो जो ऊपर पहनते हैं यहाँ पे जो सूट वगैरह पहनते हैं, शर्ट जो पहनते हैं, तो ये ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक है। ऊपर के पार्ट में जो है आपका यहाँ पे हो गया कमर से ऊपर पहने जाने वाला, ठीक है। आगे देखिए अधिवास। अधिवास का मतलब यहाँ पे बताया गया कि ऊपर से धारण करने वाला, जैसे ओढ़नी की तरह दुपट्टा वगैरह होता है, ये सब जो है यहाँ पे उसे जो है कहते हैं अधिवास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के वस्त्र जो है यहाँ पे पहने जाते थे, नेबी, वासस और अधिवास, ये 3 प्रकार के हैं। वासस जो होता था ये कमर से नीचे पहना जाता था। नेबी जो होता था, ये वासस जो है कमर के ऊपर और नेबी कमर के नीचे पहना जाता था। और फिर इसके बाद कपड़ा पहनने के बाद जो ऊपर से दुपट्टा वगैरह कुछ की तरह इस तरह से ले लेते हैं, उसे अधिवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें अगर बात करें मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, तो देखिए नृत्य संगीत में आनंद लेते थे। यहाँ पे जो लोग थे नृत्य संगीत में आनंद रखते थे, जैसे कि बात करें खेल में तो रथ दौड़ में, घुड़दौड़ में, और जो है बहुत सारे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इस प्रकार से वहाँ पे मनोरंजन के साधन होते थे। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रट्टा नहीं मारना, केवल समझने की कोशिश करना है। अगला पॉइंट है शिक्षा की प्रणाली। शिक्षा की प्रणाली में देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऋग्वैदिक काल के आचार्यों की कुटिया ही विद्यालय होता था। आचार्य विद्यार्थियों को वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते थे। यानी जो कुटिया होता था ऋग्वैदिक काल में, जो कुटिया होता था उसी कुटिया में जो है एक तरह से उसी के आसपास जो है विद्यालय होता था, ठीक है। मतलब उसी के खुली वातावरण में विद्यालय होता था। लोग वहाँ पे आते थे, लोग मतलब कि जो शिक्षार्थी थे, जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे, वो उसी कुटिया के आसपास आते थे, ठीक है। और आचार्य जो होते थे वो वैदिक से संबंधित शिक्षा प्रदान करते थे। आगे देखिए आर्थिक जीवन कैसी थी। आर्थिक जीवन में क्या लिखेंगे, जैसे कि कृषि, कृषि में क्या लिखेंगे, इस समय की कृषि हल बैलों से की जाती थी। यानी वैदिक काल सभ्यता में कृषि जो होती थी वो हल के द्वारा, बैलों के द्वारा की जाती थी। आप लोग बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो हल और मतलब बैल से खेत जुताई करते देखे होंगे। गेहूं और जो बोया जाता था आर्य उपज बढ़ाने के लिए खाद का भी प्रयोग करते थे। इन्हीं जो जैविक खाद हुआ करता था वही जैविक खाद जो है उपज बढ़ाने के लिए इस टाइम पे कृषि में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। आगे देख लीजिए 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है। यहाँ पे पशुपालन कैसे होता था, तो पशुपालन में देख लीजिए, पशुपालन में ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख व्यवसाय हुआ करती थी। अधिकांश परिवार होते थे वो गाय, बैल, घोड़े, ऊंट, कुत्ते, हाथी आदि जो पालते थे। गाय सबसे जो है सम्मानीय पशु मानी जाती थी, ठीक है। आसानी से पशु ले सकते हैं। इसके बाद उद्योग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उद्योग में लिखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद में बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई आदि के उल्लेख मिलते हैं। और आर्य 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसा। ये 3 प्रकार के धातु जो है आर्य प्रयोग करते थे, ठीक है। व्यापार में देखिए क्या लिखेंगे, व्यापार में ऋग्वैदिक काल में जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। मुद्रा के रूप में जो है निष्क और शतमान का सिक्के जो है ये चलते थे। इस काल में नगर की चर्चा भी नहीं मिलती है। मतलब है कि यहाँ पे नगर नहीं होते थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे नगर की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे नगर की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पे निष्क और जो है शतमान सिक्के चलते थे। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कर प्रणाली में देखा जाए तो जो है प्रजा जो होती थी वो स्वयं राजा को उसका अंश जो है स्वेच्छा से देते थे। यानी जो राजा होता था उस राजा को जो है प्रजा खुद अपने स्वेच्छा से जो है कर देते थे, और उस प्रकार से जो है पूरा सिस्टम अर्थव्यवस्था चलता था, जिसे बलि चढ़ावा कहा जाता था। जो कर देते थे वो चढ़ावा या बलि के नाम से जाना जाता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट को वस्तुएं जो है लोगों में बांट दी जाती थी। जो युद्ध में प्राप्त वस्तु होती थी राजा के द्वारा जो युद्ध जीतते थे उसमें जो
धन प्राप्त होते थे उसको जो है लोगों में बांट दिया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस पूरा दे सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको बताया है। ये पूरा सेंटेंस पूरा अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।